उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ मिस रीटा उर्फ लेडी घोष, तुमने प्रोफेसर काशिफ जलील से गायब होने वाला साइंसी आला तो ले लिया, उसका इस्तेमाल भी सीख लिया, लेकिन शायद तुम्हें प्रोफेसर काशिफ जलील ने यह नहीं बताया कि इस गैजेट से गायब होने वाले को रेड कलर की शीशों से देखा जा सकता है। रुबाना खान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सीटा का रंग बदल गया। ओके, अब तुम अपनी इस कलाई से ये गैजेट उतारो और हमारे सामने जाहिर हो जाओ, रुबाना खान ने कहा। नहीं, अगर तुम चारों ने मुझे देख लिया तो क्या हुआ, अब भी मैं तुम सबकी नजरों से ओझल हो सकती हूँ। मुझे यकीन है कि इस बार तुम रेड कलर के शीशे तो क्या किसी भी कलर के शीशों वाली एन के लगा लो तो तुम मुझे नहीं देख सकोगी, सीटा ने गुर्राते हुए कहा। क्या मतलब, रुबाना खान ने चौंक कर कहा। उसी लम्हे सीटा ने स्पेशल गैजेट पर हाथ मारा। उससे पहले कि रुबाना खान और उसके साथी कुछ समझते, अचानक सीटा की गैजेट से तेज का चौंक चमक पैदा हुई और रुबाना खान उसके साथियों के मुंह से जोरदार चीखें निकल गई और वो उछलकर गिरे और यूं साकित हो गए जैसे उनके जिस्मों से रूहें निकल गई हों। मुझे पकड़ने आए थे ये लेडी घोस्ट नाम की नहीं, सच में लेडी घोस्ट है जिसे पकड़ना नामुमकिन है। इन चारों को जमीन बोस होते देखकर सीटा ने जोर जोर से कहके लगाने शुरू कर दिए। इमरान डार्क रूम में दाखिल हुआ तो उसके सामने तनवीर और लेडी घोस्ट रॉड्स वाली कुर्सियों में जकड़े हुए दिखाई दिए। इसने खुद ही इन दोनों को लाकर यहाँ रॉड्स वाली कुर्सियों में जकड़ा था। दोनों के सर ढलके हुए थे, अभी उन्हें होश नहीं आया था। तनवीर को रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़े देखकर इमरान दिलो मसवस कर रह गया, लेकिन वो क्या करता था। और तनवीर को इसके राज का इल्म हो चुका था और इसके वाश ट्रांसमीटर की फ्री फ्रिक्वेंसी के जरिए सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को भी पता चल चुका था कि इमरान ही एक्सटो है, इसलिए उसे मजबूरन तनवीर को बेहोश करके यहाँ लाकर जकड़ना पड़ा था। काश तुमने मेरी और सर सुल्तान की बातें ना सुनी होती तो इस वक्त तुम इस हाल में ना होते, इमरान ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। फिर वो तनवीर की बजाय लेडी घोस्ट को देखने लगा। इस लड़की को देखकर वो बेहद हैरान हो रहा था, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने इससे लिफ्ट ली थी और इमरान ने इसके कहने पर उसे पाकिस्तान डेली न्यूज़ के ऑफिस के बाहर ड्रॉप किया था। उसके गुमान में भी नहीं था कि यही लड़की लेडी घोस्ट हो सकती है। इस लड़की को देखकर इमरान को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि उससे 08 लेबॉर्ट्री का कैसे इल्म हुआ। ये लड़की पाकिस्तान डेली न्यूज़ के चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी के साथ काम करती थी और अब यह तय था कि इस लड़की को पहले से इस बात का इल्म था कि इरशाद अब्बासी 08 लेबॉर्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी साइंसदान जमशेद अब्बासी का भाई है। इसने यकीनी तौर पर चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी से ही 08 लेबॉर्ट्री और जमशेद अब्बासी के बारे में मालूमात हासिल की होगी और यह भी मुमकिन है कि उसने ही चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी को इस बात पर मजबूर किया होगा कि वह सर सुल्तान को कॉल करे, ताकि सर सुल्तान फौरी तौर पर 08 लेबॉर्ट्री पहुंचकर जमशेद अब्बासी और ब्लैक क्रिस्टल के बारे में मालूमात हासिल करें और लेडी घोस्ट को भी सर सुल्तान के हमरा लेबॉर्ट्री में घुसने का मौका मिल जाए। लेकिन इमरान को यह समझ नहीं आ रहा था कि लेडी घोस्ट चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी के ऑफिस से निकलकर इतनी जल्दी सर सुल्तान के ऑफिस कैसे पहुंच गई। यह भी मुमकिन था कि लेडी घोस्ट ने चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी से 08 लेबॉर्ट्री की लोकेशन का पता कर लिया हो और फिर वो पहले से ही शुमाली पहाड़ों में पहुंच गई हो और इसे इस बात का यकीन हो कि यहाँ सर सुल्तान लाजमी आएंगे और लेबॉर्ट्री में जाएंगे, उनके साथ लेबॉर्ट्री में गैबी हालत में दाखिल होना चाहती हो। ये सब कुछ वो क्यों कर रही थी और इसका मकसद अगर सिर्फ यूनिक चोरियां करने का ही था तो फिर इसने ब्लैक क्रिस्टल चोरी करने का इरादा क्यों किया था। क्या वो ये सब किसी के कहने पर कर रही थी। चंद लम्हे वो लेडी घोस्ट को देखता रहा, फिर वो मुड़कर साइड में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली और अलमारी का एक खुफिया खाना खोलकर उससे एक इंजेक्शन और एक खाली सुरंज निकाली। इंजेक्शन में हल्के जर्द रंग का महलूल था। इमरान ने सुरंज में इंजेक्शन भरा और उसे लेकर लेडी घोस्ट के पास आ गया। इमरान ने लेडी घोस्ट की गर्दन की साइड पर 2 उंगलियां रखी और फिर वो उंगलियों से उनकी गर्दन के एक मखसूस हिस्से की वेन तलाश करने लगा। चंद लम्हों बाद उसने लेडी घोस्ट की गर्दन के एक मखसूस हिस्से पर उंगलियों का दबाव डाला तो इसकी गर्दन पर एक रग सी उभर आई। ये रग देखकर इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और उसने सुरंज की सुई इस रग में पेवस्त कर दी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जर्द महलूल लेडी घोस्ट की मखसूस रग में इंजेक्ट कर दिया। सारा महलूल इंजेक्ट करने के बाद उसने सुई निकाली। फिर उसने खाली सुरंज साइड में पड़ी हुई डस्टबिन में उछाल दी। फिर 2 बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में लेडी घोस्ट के सामने पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठकर इसने अपनी रिस्ट वॉच देखनी शुरू कर दी। उसने लेडी घोस्ट को जो इंजेक्शन लगाया था ये एंटी था, जिसके लगने के चंद मिनट बाद लेडी घोस्ट को होश आ सकता था। इमरान अभी लेडी घोस्ट के होश में आने का इंतजार कर ही रहा था। किसी लम्हे डार्क रूम का दरवाजा खुला और ब्लैक जीरो अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ, इमरान ने पूछा। जूलिया और बाकी तमाम मेंबरान कहीं दस्तयाब नहीं हो रहे, ना वो अपने फ्लैट में हैं और ना ही वो अपने ट्रांसमीटर पर कोई बात सुन रहे हैं और ना ही फ़ोन कॉल्स उठा रहे हैं। मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे।
जाहिर है इन पर X2 की हकीकत खुल चुकी है, तो वो इतनी आसानी से कॉल क्यों रिसीव करेंगे? इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। फिर अब क्या किया जाए? ब्लैक जीरो ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो X2 की हकीकत जानने के बाद रोपोश हो गए हैं। इनमें शायद इतना हौसला नहीं कि वो आपको X2 के रूप में सामना कर सकें। ब्लैक जीरो ने कहा। ये सब दूसरों के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन जूलिया इन सब से मुख्तलिफ है। वो बेहद जज्बाती लड़की है। मैं X2 हूँ, इस बात का इल्म होते ही इसकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी और वो मुझसे नाराज और गुस्से तो ज़रूर होगी। मैंने इस पर भी भरोसा नहीं किया था, इससे भी ये राज नहीं बताया था। ये बात कहने के लिए वो ना चाहते हुए भी मेरे पास आएगी और गिले शिकवों का पिंडोरा खुलकर बैठ जाएगी और कोई कॉल अटेंड करे या ना करे, उसे तो बहरहाल अटेंड करनी चाहिए। इमरान ने कहा। हो सकता है कि वो डमी X2 के साथ बात करना ना चाह रही हो, आप उनसे खुद फ़ोन करके बात कर लें। हाँ, ये मुमकिन है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैंने लेडी घोस्ट को एंटी इंजेक्शन लगाया है, कुछ देर तक उसे होश आ जाएगा। फिर इमरान डार्क रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने जेब से अपना सेल फोन निकाला और जूलिया का नंबर प्रेस कर दिया। नंबर प्रेस करते ही उसने कॉल बेल बटन प्रेस किया और फिर उसने सेल फोन कान से लगाया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ बेल बजने की आवाज़ सुनाई थी। इमरान ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। उसका ख्याल था कि जूलिया उसकी कॉल रिसीव करेगी और फिर वो उससे बेभाव की सुनाना शुरू कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ से जूलिया उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। अभी बेल जा रही थी कि उसी लम्हे ब्लैक जीरो बुखलाए हुए अंदाज में डार्क रूम से निकलकर बाहर आ गया। इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई परेशानी के आलम में कहा तो इमरान कान से सेलफोन हटाकर उसकी तरफ मुड़ गया। क्या हुआ? तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो लेडी घोस्ट। ब्लैक जीरो के मुंह से निकला। लेडी घोस्ट? क्या मतलब, क्या हुआ है उसे? इमरान ने चौंक कर कहा। आप खुद अंदर आकर उसे देख लें। ब्लैक जीरो ने उसी तरह परेशानी के आलम में कहा तो इमरान ने सेलफोन ऑफ किया, उसे जेब में डालता हुआ तेजी से डार्क रूम की तरफ लपका और फिर वो जैसे ही डार्क रूम में दाखिल हुआ और इसकी नजरें रॉड्स वाली कुर्सी जिस पर लेडी घोस्ट जकड़ी हुई थी को देखकर यकलक ठटक गई। लेडी घोस्ट बदस्तूर रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई थी, लेकिन उसका जिस्म स्याह पड़ चुका था। ये हलाक हो चुकी है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बुरी तरह उछल पड़ा। हलाक हो चुकी है? क्या मतलब? कैसे हलाक हो गई? अभी तो ये ठीक थी और मैंने उसे होश में लाने के लिए एंटी इंजेक्शन लगाया हुआ था। इमरान ने परेशानी के आलम में कहा तो वो तेजी से लेडी घोस्ट की तरफ बढ़ गया। उसने लेडी घोस्ट की गर्दन पर उल्टा हाथ रखा। फिर उसने लेडी घोस्ट का सांस चेक किया तो ये देखकर उसकी पेशानी पर लातादाद शिकने फैल गई कि वाकई ही लेडी घोस्ट हलाक हो चुकी थी। ना उसका सांस चल रहा था और ना नब्ज। उसका रंग इस कदर स्याह था जैसे उसे किसी भट्टी से जलकर निकाला गया हो। हुआ क्या है इसे? इमरान ने बेचैनी से पूछा। तनवीर को उठा कर ले जा रहा था तो मैंने इसकी जिस्म में हरकत पैदा होती देखी। मैं समझ गया कि उसे होश आ रहा है। उसी लम्हे उसकी कलाई में बंधे हुए इस खिलौने नुमा गैजेट से एक तेज शरारा सा निकला। साथ ही उसके हलक से हल्की सी चीख निकली और उसका रंग कोयले की तरह स्याह पड़ गया। मैंने तेजी से उसके पास आकर उसे चेक किया तो ये हलाक हो चुकी थी। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान ने होंठ भींच लिए। इसके गैजेट से शरारा कैसे निकल सकता है? मैंने तो गोली मारकर इसका ये साइंसी आला पहले ही तबाह कर दिया था। इमरान ने कहा। शरारा निकलते मैंने खुद देखा है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे तो इससे बहुत कुछ पूछना था। इसकी हलाकत उसकी पीछे बहुत सवालात छोड़ गई है जिसका जवाब हासिल करना हमारे लिए अजहद ज़रूरी है। इमरान ने दांतों से होंठ चबाते हुए कहा। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक हो कैसे किया। ब्लैक जीरो ने कहा। ये इस गैजेट की वजह से ही हलाक हुई है। मुझे इसे यहाँ लाकर उसकी कलाई से गैजेट उतार लेना चाहिए था। इमरान ने उसी अंदाज में कहा। शायद X2 का राज अफशा होने से आप ज़हनी तौर पर उलझ गए थे, इसलिए आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो आगे बढ़ा और उसने लेडी घोस्ट की कलाई पर बंधा हुआ खिलौने नुमा गैजेट इंतहाई एहतियात से उतार लिया। गैजेट भी मुकम्मल तौर पर जला हुआ था। उसका निचला हिस्सा पिघल गया था जहां से एक पावर बैटरी की तारें झांकती हुई दिखाई दे रही थी। आला तबाह होने से इसका निचला हिस्सा भी टूट गया जिससे पावर बैटरी की वायर्स निकल आई थी। होश में आने के बाद इन वायर्स की वजह से उसे जबरदस्त झटका लगा था जो इसके लिए जानलेवा साबित हुआ है। और चूंकि ये एक इंतहाई ताकतवर बैटरी है इसलिए लेडी घोस्ट का जिस्म भी जलकर स्याह हो गया। इमरान ने आले को उलट पलट कर देखते हुए कहा। लेडी घोस्ट का किस्सा तो तमाम हो गया है, लेकिन वाकई ये अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई है। हमें तो पहले उसके ठिकाने का भी इल्म नहीं, ना जाने ये कहाँ रहती है कि हम वहां जाकर X2 की फाइल हासिल कर सकें। ब्लैक जीरो ने कहा। आज का दिन ही हमारे लिए सख्त जानलेवा साबित हुआ है। एक तरफ X2 का राज तमाम मेंबरान पर ओपन हो गया और दूसरी तरफ लेडी घोस्ट काबू आई, लेकिन कुछ बताए बगैर ये हलाक हो गई। अब वाकई ही कुछ नहीं हो सकता। हम पहले भी अंधेरे में थे, अब भी अंधेरे में ही हैं। ब्लैक क्रिस्टल ना जाने ये किस लिए हासिल करना चाहती थी और फिर हमें अभी तक इस बात का
का भी पता नहीं चल सका कि इसका प्रोफेसर काशिफ जलील से क्या रिश्ता है और ये किस मुल्क से आई हैं। इमरान ने कहा, हो सकता है ये किसी मुल्क की लेडी एजेंट हो जो प्रोफेसर काशिफ जलील के साइंसी आले का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अहम राज हासिल करना चाहती हो। ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, मेरी जब इससे फ़ोन पर बात हुई थी तो उसने मुझसे वादे तौर पर कहा था कि ये मुहब्बे वतन है और उसने इस बात का सबूत भी दे दिया था कि इसने नेशनल म्यूजियम से जो ब्लू डायमंड चोरी किया था उसे इस बात का इल्म नहीं था कि इसमें पाकिस्तान का कोई अहम राज भी हो सकता है। उसने ब्लू डायमंड के बारे में भी बताया था कि ब्लू डायमंड एक इसराइली एजेंट एक्रीमियन से छीन कर इसराइल ले गया था। उसने डायमंड इसराइली सुपर एजेंसी के चीफ कर्नल स्कॉट के हवाले कर दिया है। अगर इसका ताल्लुक एक्रीमियन या इसराइल से होता तो वो मुझे ये सब ना बताती। इमरान ने कहा, तो क्या वो ये सब कुछ अपने किसी खास मकसद के लिए कर रही थी? ब्लैक जीरो ने हैरान होकर कहा, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। इमरान ने कहा, लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है? उसने गैजेट के इस्तेमाल से चोरियां भी की हैं और इन चोरियों की इवज़ दौलत भी हासिल की है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस ब्लैक क्रिस्टल के बारे में कैसे मालूम हुआ उसे। ब्लैक क्रिस्टल जो इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा गया है, वो इसे क्यों हासिल करना चाहती थी? या उसे भी चोरी करने के लिए उसे किसी ने हायर किया था? ब्लैक जीरो ने कहा, यही बात हो सकती है। हो सकता है कि ब्लैक क्रिस्टल का राज लीक आउट हो गया और किसी ने उसकी पूरी सलाहियतों का फायदा उठाते हुए उसे ब्लैक क्रिस्टल के हसूल के लिए हायर कर लिया हो। इमरान ने कहा, अब इन सब बातों का पता कैसे चलेगा? ये तो हलाक हो चुकी है। ब्लैक जीरो ने होंठ काटते हुए कहा, इसके मेल एड्रेस को चेक करना पड़ेगा। उसके तमाम क्लाइंट्स उससे मेल एड्रेस में ही राब्ता कायम करते थे। उसके मेल बॉक्स को ओपन करके पता चल सकता है कि उसे ब्लैक क्रिस्टल के लिए किसने हायर किया था। इमरान ने कहा, ये लड़की प्रोफेसर काशिफ जलील के साइंसी गैजेट को इस्तेमाल कर रही थी। हो सकता है कि उसने प्रोफेसर काशिफ जलील के घर को ही अपना ठिकाना बना रखा हो, जो प्रोफेसर जलील की गिरफ्तारी के बाद से खाली पड़ा हुआ है। ब्लैक जीरो ने कहा, गुड शो, वाकई ऐसा मुमकिन है। इससे बेहतर ठिकाना इसके लिए और कोई नहीं हो सकता। इमरान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर यकीनन X2 के राज की फाइल भी वहीं होगी। ब्लैक जीरो ने कहा, X2 के राज के साथ साथ हमें ब्लू डायमंड को भी देखना है। वो इसराइल में है और अगर कर्नल स्कॉट ने ब्लू डायमंड से तस्वीरी मुबाद निकाल दिया तो इसराइली एजेंटों को इस बात का इल्म हो जाएगा कि पाकिस्तान में नया और जदीद अंदाज में बनाया जाने वाला मिसाइल स्टेशन कहाँ है। वो किसी भी वक्त डैशिंग एजेंट यहाँ भेज सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले कर्नल स्कॉट को मिसाइल स्टेशन का राज मालूम हो, हम इसराइल पहुँचकर उसके खिलाफ काम करें और वहाँ से हर सूरत में ब्लू डायमंड वापस हासिल करके लाए। ब्लू डायमंड पाकिस्तान की इमानत है। राज समेत उसे वापस लाकर नेशनल म्यूजियम में पहुँचाना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। इमरान ने कहा, इसराइल जाने से पहले आपको सीक्रेट सर्विस का मसला क्लियर करना पड़ेगा, वरना यह मिशन आपको उनके बगैर अकेले ही करना पड़ेगा। ब्लैक जीरो ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेडी घोस्ट हलाक हो चुकी है। तनवीर को हमने तवील मुद्दत के लिए बेहोश कर दिया है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसराइल से ब्लू डायमंड वापस हासिल करना है। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे। मुझे अब सब कुछ छोड़कर ब्लू डायमंड पर ही तवज्जो देनी चाहिए और फौरी तौर पर इस मिशन को मुकम्मल करना चाहिए। इमरान ने कहा, हाँ, मुझे अब सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को अरेस्ट करवाना होगा और जवाना और जोसेफ के साथ इसराइल पहुंचकर मैं पूरी तवज्जो से ब्लू डायमंड के हसूल पर मुर्तकिज़ कर सकता हूं। इस तरह इमरान ने कहा, तो क्या आप जाने से पहले मेंबरान को वाकई ही अरेस्ट कराना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने कहा, रसूल के तहत तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि मेंबरान ये राज किसी भी सूरत में लीक आउट नहीं करेंगे। उन्हें फ़िलहाल आज़ाद रहने दो। इस तरह मुझे इन सबको कुछ वक्त मिल जाएगा और हो सकता है मेरे जहन में इन सबको क्लियर करने का कोई बेहतरीन हल आ जाए। तब तक वो भी ये सोच लें कि उन्हें क्या करना है। इमरान ने कहा, तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर सुकून के तासुरात नुमायां हो गए। गुड शो, मैं भी यही चाहता हूँ कि उन्हें हम थोड़ा वक्त दें। दुनिया में हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद है। इस वक्त हम सब जहनी दबाव का शिकार हैं और जहनी दबाव की वजह से हमें इस मसले का हल नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम इस पर गौर करेंगे तो ज़रूर हमें कोई पायदार और ऐसा ठोस हल मिल सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ब्लैक जीरो ने कहा, दुआ करो ऐसा ही हो। इमरान ने संजीदगी से कहा, अगर आपने बाकी मेंबरान को आज़ाद छोड़ने का फैसला किया है तो फिर तनवीर को भी यहाँ से जाने दें, ताकि ये भी उनके साथ मिलकर ये सोच सके कि उसे अब मुस्तकबिल में क्या करना है। ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, इसे फ़िलहाल इस अपनी कस्टडी में रखो। मैं जाने से पहले इसका माइंड चेक करूंगा और कोशिश करूंगा किसी तरह इसके माइंड को कंट्रोल करके ये बात हज़फ कर सकूं कि उसे X2 के राज का इल्म हो गया है। इसका जहन अगर साफ़ हो गया तो फिर हम मेंबरान को कोई ऐसी कहानी बनाकर मुतमईन करने की कोशिश करेंगे जिससे वो मुतमईन हो जाएं और इन्हें ऐसा महसूस हो कि ये सब मैंने तनवीर की मौजूदगी में जानबूझकर किया था, ताकि लेडी घोस्ट को डॉज देकर अपने सामने लाया जा सके। ऐसी कोई भी कहानी बनाई जा सकती है, लेकिन कहानी ऐसी हो जिसमें कोई झोल ना हो और बाकी
मलेशिया सीक्रेट सर्विस के मंजे हुए सहीन और तरबियत याफ्ता एजेंटों को भी डॉज देकर मुतमईन किया जा सके। इमरान ने आखिरी अल्फाज मुस्कुराते हुए कहे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ब्लैक जीरो ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया, क्योंकि सारे वक्त में इमरान एक बार भी नहीं मुस्कुराया था। उसके चेहरे पर सिवाय संजीदगी और ठोस चट्टानों जैसे सख्ती के उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। और फिर इमरान ने उसके और सर सुल्तान के साथ जो बातें की थी उनके बाद ब्लैक जीरो को ऐसा कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा था कि इमरान के दिल में मेम्बरान के लिए ऐसा नरम गोशा पैदा किया जाए कि वो X2 का राज इन सब पर ओपन होने के बावजूद उन्हें आजाद छोड़ दे। ये वाकई ही जबरदस्त आइडिया है। मैं तो कहता हूं कि आप ये काम अभी कर लें। मेम्बरान को मुतमईन करना आपके बाएं हाथ का खेल है। आप उन्हें कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिस पर उन्हें यकीन आ जाए कि ये जो कुछ भी हुआ है बाकायदा प्लान था। उस प्लान में तनवीर को भी आपने शामिल कर लिया था, ब्लैक जीरो ने कहा। इन सब ने सारी बातें सुनी हैं ब्लैक जीरो, उन्हें बहलाना आसान काम नहीं है। इमरान ने कहा, आप बहला सकते हैं, मैं जानता हूं इन मामलात में आपका दिमाग काफ़ी तेज चलता है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा और मुमकिन है कि इन सब की जानें भी बच जाएं। इमरान ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए। वो हमारे साथी हैं और हम उन्हें अपने हाथों से हलाक करें, ये आपसे तो क्या मुझसे भी नहीं हो सकेगा, ब्लैक जीरो ने कहा। बहरहाल तेल देखो और तेल की धार देखो। कोई भी कहानी सुनाने से पहले मुझे इनके रवैये और इनके अंदाज चेक करना होंगे ताकि मालूम हो सके कि वो मेरी बात पर यकीन करते भी हैं या नहीं, इमरान ने कहा। कर लेंगे, वो ज़रूर कर लेंगे, आपकी बात का यकीन, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि वो वाकई ही मेरी किसी झूठी कहानी पर यकीन कर लेंगे, इमरान ने कहा। अगर ये बात तनवीर कह दे कि वो वाकई ही आपके किसी प्लान का हिस्सा था तो, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर अचानक वो उछल पड़ा। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तनवीर का माइंड क्लियर करूं, उसके माइंड में ये फीड कर दूं कि इस सारे खेल के पीछे मेरा हाथ था और वो मेरे या X2 के हुक्म पर इस प्लान का हिस्सा बना हुआ था, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। इसमें दो कबाहतें हैं, इमरान ने सोचते हुए कहा। वो क्या, ब्लैक जीरो ने पूछा। पहली ये कि हमें कोई ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी जिस पर मेम्बरान आसानी से यकीन कर ले, और दूसरी अहम बात ये कि मुझे ये करने के लिए इसके लिए तनवीर पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। पहले मुझे इसका माइंड ब्लैक करना पड़ेगा, उसके दिमाग की गहराई में जाकर उसके शऊर और लाशऊर को यकजा करके ये सारी बातें बनानी पड़ेंगी कि उसने क्या सुना था, और फिर मुझे उसके दिमाग में ये बातें बिठानी पड़ेंगी कि वो वाकई ही मेरे किसी प्लान का हिस्सा था। और मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ कि इस पर मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा। तनवीर पर अमल तनवीम करते हुए इसका माइंड मुकम्मल तौर पर ब्लैंक भी हो सकता है, वो अंधा भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर काम करना ही छोड़ दे। इस सारे अमल में काफ़ी वक्त लगेगा और इस दौरान मुझे अपने दिमाग पर भी कंट्रोल रखना होगा, वरना इसका मुझे भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। पहले की तरह मैं ये बात फिर कहूँगा कि मैं किसी तौर पर नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई इस हाल पे पहुँच जाए कि वो ना जिंदों में शुमार हो और ना मुर्दों में। सबकी तरह तनवीर की ज़िंदगी भी मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि मैं जाने से पहले तनवीर का माइंड कुछ वक्त के लिए ब्लैंक कर दूँ और फिर वापस आकर इस पर थोड़ा थोड़ा काम करूँ तो सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। इस वक्त तक हम इमरान को कहाँ और किस पोजीशन में रखेंगे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो का खुला हुआ चेहरा एक बार फिर उतर गया। हाँ, वाकई ही ये बहुत बड़ा मसला है, ब्लैक जीरो ने कहा। इससे बेहतर है कि अभी इनसे कोई बात ना हो, तुम इनसे इस तरह से राब्ते करते रहो जिस तरह करते हो। अपनी तरफ से तुम उन्हें इस अंदाज में कंट्रोल करो, उन्हें इस बात का एहसास ना हो जाए कि हर देखा सुना सही नहीं होता, जो नज़र आता है वो गलत भी हो सकता है, इमरान ने कहा। ओके इमरान साहब, मैं ज़रूर करूँगा, ब्लैक जीरो ने कहा। गुड शो, हमारे लिए लेडी घोष का दर्द सर ख़त्म हो चुका है। अब हमें ये ख़तरा नहीं है कि आने वाले दोनों में वो मेम्बरान पर X2 का राज ओपन कर देगी। तुम्हें अब सिर्फ इस फाइल को तलाश करना है जो लेडी घोष ने छुपा रखी है। उस तक पहुँचने की सीढ़ी प्रोफेसर काशिफ जलील ही हो सकता है। उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए तुम सर सुल्तान से बात कर लेना। प्रोफेसर काशिफ जलील में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है कि वो दानिश मंजिल में आकर तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर सके, इमरान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये सब संभाल लूंगा। आप टाइगर जोसेफ जमाना के साथ इसराइल जाने की तैयारी करें। ब्लू डायमंड भी हमारे लिए इतना ही कीमती है जितनी X2 की फाइल है, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम तनवीर को किस कमरे में पहुंचाओ और लेडी घोष की लाश को ठिकाने लगा दो। तब तक मैं इसके जले हुए इस गैजेट को लेबॉर्ट्री में ले जाकर चेक करता हूँ, शायद इसमें से कोई अहम चीज सामने आ जाए, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया।
सीटा अपना सारा सामान समेटकर एक नए ठिकाने पर शिफ्ट हो गई थी। रुबाना खान और उसके तीनों साथियों को उसने बेहोशी की हालत में इसी फ्लैट में छोड़ दिया था। उसने फ्लैट में ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा था कि रुबाना खान उसके साथी इस क्लू की मदद से इस तक पहुंच सकते। नए फ्लैट में आते ही सीटा ने स्पेशल गैजेट, पोर्टेबल मशीन और लैपटॉप कंप्यूटर की मदद से रीटा को तलाश करने का काम शुरू कर दिया था। वो काफी देर से कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी और एक सॉफ्टवेयर पर मुसलसल काम कर रही थी, लेकिन कंप्यूटर में भी उसे रीटा के बारे में कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है और किस पोजीशन में है। वो हैरान थी कि रीटा के पास प्रोफेसर काशिफ जलील का जो गैजेट था उसकी मदद से वो इससे लिंक करके ये पता चला सकती थी कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसका रीटा के स्पेशल गैजेट से लिंक ना हो रहा था, जिससे उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। आखिर क्या मसला है? रीटा के साथ मेरा लिंक क्यों नहीं हो रहा? क्या उसने अपना गैजेट ऑफ कर रखा है? सीटा ने कंप्यूटर पर काम करते हुए परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसने एक बार फिर कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब भी उसे कोई कामयाबी हासिल ना हुई। तो वो थक हार कर कंप्यूटर से पीछे हटकर बैठ गई। कहीं रीटा को गैजेट खराब तो नहीं हो गया या वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई? सीटा ने उसी तरह बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसके सेलफोन की घंटी बज उठी तो वो चौंक कर मेज पर पड़े हुए अपने सेलफोन की तरफ देखने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर सेलफोन उठाया और उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखने लगी। सेलफोन पर नया नंबर फ्लैश हो रहा था। ये किसका नंबर हो सकता है? सीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने कॉल रिसीविंग बटन प्रेस किया और सेलफोन कान से लगा लिया। यस, सीटा ने कहा। आर्मी बोल रहा हूं मैडम फास्ट क्लब से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओहो आर्मी, तुम किसी नए नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो? सीटा ने आवाज सुनकर कदरे मुतमईन लहजे में कहा। यस मैडम, मैंने आपको बताया तो था कि मैं आपको जब भी कॉल करूंगा हर बार नए नंबर से करूंगा, आर्मी ने कहा। ओ हाँ ठीक है, बोलो क्यों कॉल की है? सीटा ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। मैडम, मैंने आपको मरीज के बारे में बताने के लिए कॉल की है, आर्मी ने कहा और मरीज का सुनकर सीटा चौंक पड़ी। मरीज का मतलब प्रोफेसर काशिफ जलील से था। सीटा और रीटा ने आर्मी ग्रुप के छोटे मोटे कामों के लिए हायर कर रखा था। वो दोनों आर्मी से सेलफोन या फिर ट्रांसमीटर पर बात करती थी और उन्हें से जो काम कर लेना होता था उसकी हदायत दे देती थी। आर्मी के पास सीटा और रीटा का एक मखसूसी नंबर था जिस पर वो कॉल करके उन्हें रिपोर्ट करता था। अब सीटा ने आर्मी की ड्यूटी लगाई थी कि वो सेंट्रल जेल की निगरानी करे। उसने सेंट्रल जेल में मौजूद प्रोफेसर काशिफ जलील को माइलम इंजेक्शन लगाया था जिससे वो तवील बेहोशी में चला गया था और ऐसी हालत में जेल इंतजामिया उसे जेल में नहीं रख सकती थी। उन्हें प्रोफेसर काशिफ जलील को ट्रीटमेंट के लिए लामहला किसी अस्पताल में शिफ्ट करना था और सीटा ने आर्मी से कहा था कि जब प्रोफेसर काशिफ जलील को जेल से निकालकर जिस अस्पताल में ले जाया जाए तो वो उसे फौरी तौर पर कॉल करके इस अस्पताल के बारे में बता दे। शायद उसने इसी मकसद के लिए कॉल की थी। वो चूंकि सेलफोन पर ओपन बात नहीं कर सकते थे इसलिए ये सब मुख्तसर अल्फाज में कहा जा रहा था और कोड में मरीज जाहिर है प्रोफेसर काशिफ जलील थे। ओ हाँ, कैसी हालत है तुम्हारे मरीज की? सीटा ने पूछा। वो अभी तक होश में नहीं आया है। उसे ट्रीटमेंट के लिए एक अस्पताल में पहुंचाया गया है। अब इस अस्पताल का नाम और एड्रेस नोट कर लें, आर्मी ने बताया। क्या नाम है अस्पताल का? सीटा ने पूछा तो आर्मी ने उसे डॉक्टर सदीकी के अस्पताल का नाम और पता बता दिया। क्या ये सरकारी अस्पताल है? सीटा ने पूछा। यस मैडम, ये स्पेशल अस्पताल है जहां सिर्फ वीवीआईपीज का ही इलाज होता है, आर्मी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं जाकर अब खुद मरीज को देख लूंगी, इत्तला देने का शुक्रिया, सीटा ने स्पार्ट डैचे में कहा। कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। कोई और काम भी हो तो आप जब चाहें मेरे क्लब में मुझसे बात करने के लिए राब्ता कर सकती हैं। आप मुझे सिर्फ एक मिस कॉल कर दिया करें, मैं आपको फौरन कॉल कर लिया करूंगा, आर्मी ने कहा। ओके, सीटा ने कहा। उसने कान से सेलफोन हटाकर राब्ता खत्म कर दिया। चंद लम्हे बाद वो सोचती रही, फिर अचानक उसे ख्याल आया तो उसने फौरन आर्मी के नंबर को सिलेक्ट किया और उस पर कॉल करने लगी। आर्मी बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से आर्मी की आवाज़ सुनाई थी। फारिया बोल रही हूँ, सीटा ने कहा। उसने आर्मी को अपना फर्जी नाम फारिया ही बताया था। यस मैडम, आर्मी ने मौतबाना लहजे में कहा। चैनल 5 ऑन करो, सीटा ने कहा। ओह यस मैडम, आर्मी ने चौंक कर कहा तो सीटा ने राब्ता खत्म कर दिया। वो उठकर साइड में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली और फिर उसने अलमारी के एक खाने में रखा हुआ एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकाल दिया। ट्रांसमीटर लेकर वो वापस आई। उसने एक बटन प्रेस करके उसे ऑन किया। उस पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। हेलो हेलो फारिहा कॉलिंग, हेलो ओवर, उसने कॉल देते हुए यस कहा और यस आर्मी अटेंडिंग यू, ओवर। राब्ता कायम होते ही आर्मी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुम्हें एक अहम काम के लिए कॉल की है, आर्मी, ओवर, सीटा ने कहा। यस मैडम, हुक्म, ओवर, आर्मी ने जवाब दिया। मैं तुम्हें एक एड्रेस बताती हूँ, इस एड्रेस पर अपने आदमियों को ले जाओ। वहाँ 4 अफराद बेहोश पड़े हुए हैं जिनमें एक औरत और 3 मर्द हैं। इन चारों को वहाँ से उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाकर कैद कर दो। जब वो तुम्हारी कैद में आ जाए तो मुझे इसी ट्रांसमीटर पर कॉल करके बता देना। फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें बताऊँगी कि इनका
क्या करना है? ओवर, सीटा ने कहा। यस मैडम, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। लेकिन मैडम, वो 4 अफराद हैं कौन? ओवर, आर्मी ने पूछा। एक औरत है जो खुद को डीसीपी कहती है और उसने बताया है कि उसका ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से है और 3 आदमी उसके साथ ही हैं। मैंने उन्हें तवील बेहोशी में पहुंचा दिया है। उन्हें अपने साथ ले जाने में तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मुझे इन पर शक है कि उन्होंने मुझे अपने बारे में जो कुछ बताया था वो गलत है। मैं उनसे उनकी असलियत मालूम करना चाहती हूँ। ओवर, सीटा ने कहा। यस मैडम, मैं इन सबको अभी ले आता हूँ। ओवर, आर्मी ने जवाब दिया। चेक कर लेना कि इस फ्लैट के बाहर उनका कोई और साथी ना हो। अगर वहां कोई और हुआ तो उसे भी उठा लाना। ओवर, सीटा ने कहा। यस मैडम। ओवर, आर्मी ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। सीटा ने उसे चंद मजीद हिदायत दी और फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अब मैं सीटा का क्या करूं, ना जाने वो कहाँ है और किस मुश्किल में है। सीटा ने सर झटकते हुए कहा। उसी लम्हे उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। स्क्रीन पर दारुल हुकूमत का नक्शा फैला हुआ था। इस नक्शे पर एक जगह एक सुर्ख रंग का दायरा सा दिखाई दे रहा था। ये दायरा अभी चंद लम्हे कबल नमूदार हुआ था। थैंक गॉड कि ये नजर आ गई, वरना इसने तो मुझे परेशान कर दिया था। सीटा ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। लेकिन ये तो सर सुल्तान के साथ शुमाली पहाड़ियों में गई थी जहां 08 लेबॉर्ट्री है, तो फिर इसका मुझे कॉशन इस जगह के मुखालिफ सिम्मत से क्यों मिल रहा है? सीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने फौरन कीबोर्ड पर उंगलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी, स्क्रीन पर मौजूद नक्शा सुकड़ता जा रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर धमाका हुआ और नक्शा गायब हो गया। एक लम्हे के लिए स्क्रीन तारीक रही, फिर अचानक स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये मंजर देखकर सीटा बुरी तरह से उछल पड़ी और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। ये क्या? ये कौन सी जगह है और ये रीटा को यहाँ किसने जकड़ा है? सीटा ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। अभी वो रीटा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि उसने एक नौजवान को राड्स वाली कुर्सी पर जकड़े हुए नौजवान के साथ बढ़ते देखा। वो नौजवान को राड्स वाली कुर्सी से आज़ाद कर रहा था। उसी लम्हे सीटा की नज़रें रीटा की कलाई पर बंधे स्पेशल गैजेट पर पड़ी तो वो बुरी तरह से उछल पड़ी। रीटा की कलाई पर बंधा हुआ गैजेट पूरी तरह से तबाह हुआ दिखाई दे रहा था। इसका ऊपर वाला हिस्सा गायब था। अभी सीटा आंखें फाड़ फाड़ कर गैजेट को ही देख रही थी कि यकलख्त गैजेट पर एक शोला सा चमका। इस शोले के चमकते ही रीटा की आंखें खुल गई और उसका जिस्म इस जोर से झुलझलाया कि वो लरस कर रह गई। और फिर सीटा ने अचानक रीटा का जिस्म स्याह होते देखा। जैसे ही रीटा का जिस्म स्याह हुआ, उसी लम्हे सीटा की कंप्यूटर स्क्रीन तारीक हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रीटा हलाक नहीं हो सकती। ये फिगर्स, ये सीटा ने खौफ से आंखें फाड़ते हुए कहा। स्क्रीन पर चंद लम्हे फिगर्स चलते रहे, फिर एक इबारत उभर कर उसके सामने आ गई और इस इबारत को पढ़ते ही सीटा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इस इबारत में साफ साफ लिखा हुआ था कि स्पेशल गैजेट की पावर बैटरी डैमेज हो गई है, जिससे निकलने वाले तेज करंट ने मुतलका शख्स को हलाक कर दिया है। हलाक होने वाली रीटा थी। अंकल ने हमें पहले ही बताया था कि इस गैजेट की बैटरी इंतहाई खतरनाक है। उसका करंट इस कदर तेज है कि अगर किसी को छू जाए तो इंसान एक लम्हे में जलकर कोयला बन जाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रीटा का गैजेट कैसे तबाह हो गया और वो किसकी कैद में थी? और वो आदमी जो राड्स वाली कुर्सी पर बंधे हुए शख्स को उठा रहा था, वो कौन था? सीटा ने परेशानी के आलम में कहा। चंद लम्हे वो सोचती रही, फिर अचानक उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। X2। ओह, ये आदमी X2 था जो दानिश मंजिल में डमी के तौर पर काम करता है। सीटा ने तेज लहजे में कहा। दानिश मंजिल में वो रीटा के साथ गई थी और वहां से X2 की मखसूस फाइल चोरी करके लाई थी, इसलिए डमी X2 का नाम, इसका चेहरा इसके जहन में था। रीटा को बंधा हुआ देखकर हैरत के बायस उसका दिमाग माउफ हो गया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं सकी थी। लेकिन अब जैसे ही उसका चेहरा सीटा के सामने आया, उसे याद आ गया कि वो आदमी कौन है। माई गॉड, इसका मतलब है रीटा X2 की कैद में थी। लेकिन कैसे? वो दानिश मंजिल में कैसे पहुंच गई थी? उससे तो शुमाली पहाड़ियों में मौजूद 08 लेबॉर्ट्री में होना चाहिए था। वो गैबी हालत में गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने उसे सुर्ख शीशों वाली ऐनक से देख लिया हो, फिर वो इस पर हमला करके उसे बेहोश करके अपने साथ दानिश मंजिल ले गए हों और वहां ले जाकर उसे राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया हो। सीटा ने उसी तरह बड़बड़ाते हुए कहा। खैर, जो भी है ये सब X2 की वजह से हुआ है। मेरी बहन रीटा की मौत का जिम्मेदार X2 है। मैं X2 को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी बहन को हलाक करके मेरा गुस्सा भड़काया है। उसे अब मेरी बहन की मौत का हिसाब देना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सामने उसका असल चेहरा बेनकाब करूंगी और फिर उसे और उसकी सारी टीम को अपने हाथों से हलाक करूंगी। अब मेरे पास उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है कि मैं X2 और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हलाक करके अंकल को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। ये रीटा ही थी जिस पर मोहब्बे
पत्नी का भूत सवार था। वो X2 और हुकूमत को X2 फाइल और ब्लैक क्रिस्टल की बिना पर ब्लैकमेल करके अंकल पर लगाए गए तमाम इल्जामात से बरीउल जिम्मा कराना चाहती थी। मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा, वरना मैं अंकल को बचा सकूंगी और ना उस दौलत को जो मैंने रीटा के साथ मिलकर लेडी घोष के रूम में हासिल की है। हमारा इरादा था कि हम चोरियां करके बहुत सी दौलत इकट्ठी करते और फिर हुकूमत और X2 पर दबाव डालकर अंकल को जेल से बाइज्जत रिहा करते, फिर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से निकल जाते। लेकिन अब मुझे ये सब होता नामुमकिन दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे रीटा की सोच से हटकर काम करना पड़ेगा। तभी मैं यहाँ से ज़्यादा दौलत समेट सकती हूँ और अंकल को बाहिफाजत यहाँ से निकाल कर ले जा सकती हूँ। सीटा ने मुसलसल बड़बड़ाते हुए कहा। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मैं आ रही हूँ X2, आज तुम्हारे राज के साथ तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारी जिंदगी में पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी और फिर मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से रीटा की हलाकत का भयानक इंतकाम लूंगी। ऐसा इंतकाम कि मरने के बाद भी तुम्हारी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। सीटा ने कहा और उसने मेज पर पड़े हुए एक स्पेशल गैजेट को उठाया और उसे कलाई पर बांधने लगी। लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आया तो वो रुक गई। ओह, अगर रुबाना खान और उसके साथी गैबी हालत में होने के बावजूद लेडी घोष को देख सकते हैं तो फिर इमरान और उसके साथियों को भी यकीनन इसकी बात का इल्म हो चुका होगा। लेडी घोष को सुर्ख रंग के ग्लासेस वाले चश्मों से आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अंकल ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि गैजेट से गायब होने के बावजूद हमें सुर्ख रंग के चश्मों से देखा जा सकता है? आखिर अंकल ने हमसे ये राज क्यों छुपाया था? सीटा ने परेशानी के आलम में कहा। वो तेजी से एक अलमारी की तरफ बढ़ी और फिर उसने अलमारी खोलकर उसके मुख्तलिफ खाने खोलने शुरू कर दिए। एक खाने से एक पुरानी डायरी मिल गई। डायरी देखकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। हाँ, यही है अंकल की डायरी। इस डायरी में उन्होंने स्पेशल गैजेट के तमाम ख्वास लिखे हुए हैं। डायरी सिर्फ रीटा ने पढ़ी थी, शायद वो पढ़ना भूल गई हो कि सुर्ख रंग हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है कि अंकल ने उसका भी कोई हल लिखा हो, सीटा ने कहा। फिर वो डायरी लेकर वापस आई और एक सोफे पर बैठ गई और डायरी खोलकर उसका मुतालिया करने में मसरूफ हो गई। 1 घंटे तक वो मुसलसल डायरी का मुतालिया करती रही। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद करके साइड पे रख दी। अंकल ने वाज़े तौर पर लिखा है कि किसी भी सुर्ख रंग के गिलास से हमें गैबी हालत में देखा जा सकता है। अंकल ने यह भी लिखा है कि अगर हमारी मौजूदगी महसूस करके हम पर सुर्ख रंग फेंक दिया जाए तब भी हम किसी की नजरों से पोशीदा नहीं रह सकेंगे। सीटा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सुर्ख शीशों और सुर्ख रंग से बचने का अंकल ने कोई तरीका नहीं लिखा। अब मैं क्या करूं? सुर्ख रंग तो वाकई मेरे लिए आसाब बन गया है और यह नामुमकिन है कि स्पेशल ब्रांच वालों को इस बात का इल्म हो कि सुर्ख रंग के चश्मे से हमें देखा जा सकता है। चंद लम्हे वो सबाहत पलटती रही, फिर उसकी नजरें एक छोटी सी इबारत पर जम गई जो प्रोफेसर काशिफ जलील की ही लिखी हुई थी। गुड शो, तो ये है तरीका सुर्ख रंग से बचने के लिए। अंकल ने लिखा है जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, अगर इस तरह सुर्ख रंग का लिबास पहन लिया जाए और अपने सारे जिस्म पर सुर्ख रंग लगा लिया जाए तो फिर गायब होने की सूरत में सुर्ख रोशनी और सुर्ख रंग के किसी गिलास से भी गायब होने वाली शख्सियत को देखा नहीं जा सकता जब तक उसके जिस्म से सुर्ख रंग साफ ना कर दिया जाए। सीटा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। वो हैरत से ये भी सोच रही थी कि डायरी में ये सब कुछ लिखा हुआ था तो फिर इसके बारे में रीटा ने उसे पहले क्यों नहीं बताया? उन सब बातों से बचने के लिए उसने एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं की? इसका X2 की कैद में होना इस बात की दलील थी कि उसे भी सुर्ख रंग के गिलास से ही देखा गया होगा, वरना गैबी हालत में इसका पकड़ा जाना नामुमकिन था। अब मैं देखती हूँ कि X2 और उसके साथी किस तरह से मुझे सुर्ख रंग में देख सकते हैं। मैं अंकल की बताई हुई तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करूंगी और फिर X2 और उसके साथियों से रीटा की हलाकत का इंतकाम लेने जाऊंगी। इस बार इनमें से कोई मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। इन सब की मौत अब तय है, हर सूरत में और हर हाल में। सीटा ने गुर्राते हुए कहा और डायरी मेज पर रखकर वो एक झटके से उठी और तेज तेज चलती हुई मुल्हिका रूम की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। हुई मेम्बरान से बात? इमरान ने आगे बढ़कर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, मैं उनसे मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन उनमें से किसी एक से भी मेरी बात नहीं हुई, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। कहाँ गायब हो गए हैं ये सब के सब? इमरान ने कहा। मैंने करना शुजात से बात की है, वो उन्हें तलाश कर रहा है, उम्मीद है जल्द ही उनका पता चल जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आप बताएं, इस गैजेट से कुछ पता चला जिसे आप लेबोरेटरी में चेक करने के लिए लेकर गए थे? ब्लैक जीरो ने पूछा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।